हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। ज्योतिष सीखें, आज इस कड़ी में आप एक नई जानकारी आज लेंगे, ऋतुओं का क्रम। अगर आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इस विषय को ध्यान से देखें और समझें। ऋतुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। पंचांग अगर आप देख रहे हैं या पंचांग देखना सीखना, पंचांग को सीखना चाहते हैं, उसे अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो जैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, तो उसमें सबसे पहली स्थिति A को सीखना, B को सीखना, C को सीखना कैसे लिखते हैं। इसी प्रकार से पंचांग को अगर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पंचांग कैसे देखें, तो सबसे पहली स्थिति होती है ऋतु को समझना। क्योंकि ऋतुओं को जब तक नहीं समझ पाएंगे, हम पंचांग को पूरा नहीं समझ पाएंगे, आकाशीय स्थिति को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो आज इसी क्रम में ज्योतिष सीखें, इसी क्रम में ऋतुओं के बारे में चर्चा करूंगा। हालांकि बहुत पहले भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन ऋतुएं कितनी होती है वास्तव में, जो हमारा हिंदू पंचांग है, भारतीय पंचांग है, इस पंचांग में यदि देखें तो ऋतुओं का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, और पंचांग खोलते समय हम उस ऋतु को कैसे देखें। अगर आपको पंचांग देखना आता है काफ़ी वर्षों से, अगर आप पंचांग देख रहे हैं, तब तो आपको जानकारी होगी कि ऋतु कहाँ लिखी हुई होती है, किस तारीख को कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है। तो इसी क्रम में आज बात करेंगे। बहुत सिंपल सा विषय है, आसानी से इस विषय को आप समझ पाते हैं। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति है और ज्ञानवर्धक जानकारी है। तो ऋतुएं कितनी होती है कि ऋतुएं 6 होती है, 6 ऋतुएं होती है। अक्सर जो जानकार हैं वे तो जानते हैं, लेकिन सामान्य तौर से देखें तो 4 ऋतुएं होती है। एक तो गर्मी की ऋतु, वर्षा की ऋतु, ठंड की ऋतु, बसंत ऋतु। 4 ऋतुएं तो हम जानते ही हैं, लेकिन पंचांग में ऋतुओं का क्रम कैसे दिया गया है उसको समझना भी जरूरी है। और ऋतुएं 6, तो 2 ऋतुएं एक्स्ट्रा कौन सी है उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ऋतुओं की जानकारी है, अगर पंचांग देखेंगे तो सायन सूर्य के आधार पर यह स्थिति देखी जाती है। अक्सर जब आप अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं तो वहाँ पर सूर्य की राशि लिखी हुई होती है कि जैसे 21 दिसंबर या 22 दिसंबर मकर राशि, या जनवरी है 21-22, हर महीने की 21-22 तारीख को या 20 से लेकर 22 तारीख के बीच में सूर्य राशि बदलता है सायन स्थिति वाली। सायन स्थिति को समझें तो वहाँ पर जो राशियाँ लिखी हुई होती है, जैसे 21 या 20 जनवरी के आसपास कुंभ राशि पर प्रवेश करता है, ये सायन स्थिति, निर्यन स्थिति नहीं बता रहा हूँ। जो फलित में हम देखते हैं वो निर्यन स्थिति होती है। फिर उसके बाद में फिर मीन पर प्रवेश करता है 19 फरवरी के आसपास। तो इस प्रकार से हर महीने की 19 से लेकर 22 तारीख के बीच में, बड़ा मोटा मोटा देखें तो 20 से 22 तारीख के बीच में ऋतु बदलती है। हर महीने नहीं बदलती है, क्योंकि 6 ऋतुएं होती है, तो 2-2 महीने ऋतुओं का क्रम रहता है। कब कौन सी ऋतु लगती है, सबसे पहले ध्यान से इसे समझें। तो हर महीने सायन जो संक्रांति होती है, पंचांग में अगर आप देखेंगे, जैसे उदाहरण से सबसे पहली स्थिति समझें ऋतु का क्रम क्या है। तो सबसे पहली ऋतु अगर देखें, प्राचीन अगर वेदों में देखें तो सबसे पहली ऋतु वसंत ऋतु होती है। फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है, फिर हेमंत ऋतु आती है, और फिर अंतिम शिशिर ऋतु आती है। तो ये क्रम है, इसी क्रम में ऋतुएं चलती है। लेकिन वसंत ऋतु कब लगती है, अगर आप पंचांग खोलेंगे तो यह स्थिति आपको दिखेगी 18-19 फरवरी या 20 फरवरी, 19-20 फरवरी के लगभग। आप पंचांग को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर ऐसी बात लिखी हुई मिलेगी। क्या लिखा हुआ मिलेगा? वसंत ऋतु प्रारंभ। तो उसे क्या कहेंगे? मीन संक्रांति कहेंगे। उस दिन सूर्य मीन राशि पर प्रवेश करेगा, यह सायन स्थिति है।
अगर निर्यन स्थिति देखेंगे तो 14-15 अप्रैल को मेष राशि पर जाता है, और मार्च में देखें तो 14-15 मार्च को सूर्य मीन राशि पर प्रवेश करता है। 14-15 मार्च को मीन राशि पर सूर्य प्रवेश करता है। मीन वाली जो स्थिति है, मीन राशि पर सूर्य कब जाता है? निर्यन स्थिति 14-15 मार्च के दिन। लेकिन अगर सायन स्थिति देखेंगे तो 19 फरवरी के लगभग ही यह स्थिति बन जाती है, और यही सूर्य की वास्तविक स्थिति भी है अगर देखा जाए तो। बहुत वर्षों में कुछ फर्क होने के कारण यह स्थिति आगे चली गई, लेकिन वास्तविक स्थिति आज भी वही है, और उसी के आधार पर हमारी ऋतुएं है, और ये सारी ऋतुएं सायन सूर्य के आधार पर ही पंचांग में लिखी हुई होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 19 फरवरी के दिन या 18 फरवरी के दिन पंचांग को खोलेंगे, किसी भी साल के पंचांग को, 19 फरवरी या 20, ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 में ही आपको देखने को मिलेगा वसंत ऋतु प्रारंभ। अब वहाँ मीन, भानु मीन ऐसी स्थिति लिखी होगी, भानु अर्थात सूर्य और मीने ऐसी बात लिखी हुई मिलेगी। तो ध्यान से पंचांग देखें, अगर आपके पास पंचांग नहीं है तो खरीद कर लाएं। तो उस दिन वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। अब यह ऋतु जो है 2 महीने एग्जैक्ट चलेगी। तो अगर आप गणना करेंगे तो 19 फरवरी से 2 महीने कब समाप्त होगी ये ऋतु? 19 फरवरी से गिने 21 मार्च, 20 मार्च, और फिर वहाँ 1 महीना हो जाएगा 21 मार्च को, और फिर ठीक 1 महीने बाद 20 अप्रैल के दिन ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। तो ग्रीष्म ऋतु आप पंचांग में देखेंगे सायन स्थिति, तो ये आपको 20-21 अप्रैल के आसपास मिलेगी लिखी हुई पंचांग में। वहाँ लिखा हुआ मिलेगा ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा पंचांग में। अगर पंचांग की जानकारी नहीं है तो ध्यान से पंचांग खोलें और देखें। ज्योतिष सीखने वालों के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय यही है। अक्सर मैंने भी देखा है कि ज्योतिष के बहुत सारे जानकार हैं, उनको भी पता नहीं है ऋतु कब लगती है, पंचांग में कब लिखी हुई होती है। तो इसे ज़रूर देखें, ध्यान से समझें। ऋतुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार हम पंचांग खोलते हैं, मतलब की बात देखी और दूसरी चीज़ें देखते नहीं हैं, लेकिन ऋतु क्रम को देखना बहुत ज़रूरी है। ऋतुओं का बहुत ज़बरदस्त संबंध है हमारे पंचांग से। पूरा पंचांग ऋतुओं पर ही निर्भर है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है 20-21 अप्रैल को आप पंचांग खोलेंगे, देखेंगे, वहाँ तारीख लिखी हुई होगी, अंग्रेजी तारीख ऊपर देखेंगे आप, और उसी क्रम में जब जाएंगे 20-21 तारीख के आगे हर पंचांग में लिखा हुआ मिलेगा आपको ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ। अब यह 2 महीने तक चलेगी। कब तक चलेगी कि अगर 20 अप्रैल को शुरू हुई है या 21 को हुई है तो 1 महीना कब कंप्लीट होगा? मई में, और फिर जून में 2 महीने हो जाएंगे। तो फिर 21 और 22 जून को आप देखेंगे तो वापस वहाँ पर अगली ऋतु वर्षा ऋतु, क्योंकि क्रम से चलेंगे, तो वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होती है? 21 या 22 जून के दिन पंचांग खोलेंगे, ध्यान से देखें, उस दिन कर्क संक्रांति लिखी हुई होगी। हाँ, एक बात और नोट कर लें कि ये जो 21 अप्रैल 20 अप्रैल वाली जब ग्रीष्म ऋतु लगती है, यहाँ पर सायन वृषभ संक्रांति होती है। इसे सायन स्थिति कहते हैं सूर्य की। तो वहाँ भानु वृषभ या भानु वृषभे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ भानु कर्क लिखा हुआ मिलेगा 21 और 22 जून को, और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। पंचांग को ध्यान से देखेंगे तो वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होती है? अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि पंडित जी पंचांग के आधार पर अगर देखें तो वर्षा ऋतु कब लगती है, तो पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा 21 या 22 जून के दिन। दोनों में से कोई एक तारीख हो सकती है, या और आगे पीछे होगा तो 23 जून हो सकती है, लेकिन स्थिति मोटी मोटी यही है 21 और 22 जून, इस दिन कर्के भानु ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान से देखें, कर्क राशि पर भानु आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, और यहाँ से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। यह 2 महीने तक चलेगी, जून से जुलाई और अगस्त। अब अगस्त में 23 अगस्त के दिन अगर आप पंचांग खोलेंगे देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा कन्या, कन्यायाम भानु या भानु कन्या ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ से शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। अब जैसे ध्यान से देखें तो आज 23 तारीख ही है। आज मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ 23 अगस्त 2023। आज दिन में 2:30 बजे के लगभग
आप पंचांग खोलकर देखेंगे तो वहाँ पर शरद ऋतु प्रारंभ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो कितनी अच्छी जानकारी है। अगर आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता नहीं है तो पंचांग खोलकर इस विषय को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर ठीक 2 महीने बाद इस वीडियो में एक विशेष जानकारी और दूंगा। इस वीडियो के अंत में बड़ी काम की बात है, उसको ध्यान से देखेंगे पंचांग में तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और उस जानकारी के आधार पर अक्षांश की गणना की जाती है। किसी भी शहर का अक्षांश अगर निकालना है तो उन दिनों में गणना की जाती है। तो 23 अक्टूबर के दिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वृश्चिक भानु ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। हेमंत ऋतु वहाँ से प्रारंभ होगी। शरद ऋतु अर्थात ठंडक शुरू हो जाती है, वर्षा खत्म होती है। हेमंत ऋतु में हल्की हल्की ठंड होती है, 2 महीने तक चलती है। 23 अक्टूबर से लेकर 22 दिसंबर तक 2 महीने तक चलेगी। तो यह स्थिति 23 अक्टूबर को प्रारंभ होगी। हेमंत ऋतु कब प्रारंभ होगी? 23 अक्टूबर के दिन। फिर वह 2 महीने तक चलेगी और फिर बाद में ऋतु आएगी अंतिम, शिशिर ऋतु। शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर ऋतु कब प्रारंभ होती है? शिशिर अर्थात अत्यधिक ठंड वाली ऋतु। यह प्रारंभ होती है 21 या 22 दिसंबर के दिन। आप वहाँ पर देखेंगे पंचांग में मकरे भानु ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। यह सूर्य की सायन स्थिति है। बहुत सी बार हम राशियाँ भी देखते हैं, हमारी खुद की राशियाँ, वो सूर्य राशि होती है कि मकर राशि है तो 21 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच में अगर हमारा जन्म है और उस समय अगर आप सायन स्थिति देखेंगे सूर्य की तो मकर राशि पर होता है। वैसे आजकल हम मकर संक्रांति 14 या अब 15 जनवरी होने वाली है, 15 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन प्राचीन काल से ही अगर देखा जाए और ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों की राय ली जाए तो वे आपको 21 दिसंबर के दिन ही मकर संक्रांति बताएंगे, क्योंकि यह मकर संक्रांति अब हर 72 साल में एक दिन खिसक रही है, ऐसा बता रहे हैं पंचांगकार। तो ऐसी स्थिति अगर बदलती अगर यह मकर संक्रांति अप्रैल या मई में चली गई तो क्या उस समय भी हम तिल को खा सकते हैं? क्योंकि तिल का प्रयोग तो केवल ठंड में किया जाता है। तो मकर संक्रांति अगर आप बहुत प्राचीन विद्वान हैं और ऐसी ज्योतिष की जो मुहूर्त वाली जितनी भी अच्छी विद्वानों ने पुस्तकें लिखी है उसमें भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मकर संक्रांति वैसे नियम से 21 दिसंबर को ही होती है। तो काफ़ी अच्छा विषय है, इसको भी ध्यान से नोट करें, समझें। और उस दिन जो है 22 दिसंबर या 21 दिसंबर होता है, मकर राशि पर सूर्य प्रवेश करता है और ऐसी स्थिति में उस दिन शिशिर ऋतु प्रारंभ होती है जो 2 महीने तक चलेगी, वापस 19 फरवरी तक, और 19 फरवरी को वापस वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। तो यही क्रम चलता रहता है। अब महत्वपूर्ण बात, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। आपने तीसरी, चौथी क्लास, 5वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। इन दिनों में दिन रात बराबर हो जाते हैं। 24 घंटे का पूरा दिन होता है, उसमें दिनमान रात्रिमान अगर देखें तो बराबर हो जाते हैं। दिन भी 12 घंटे का और रात्रि भी 12 घंटे की हो जाती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऐसा क्यों होता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की क्रांति जो है 0 हो जाती है, लंबवत चमकता है भूमध्य रेखा पर। जो पृथ्वी की मध्य 2 भागों में काटने वाली भूमध्य रेखा है, वहाँ पर सूर्य की स्थिति होती है इन दिनों में। तो उन दिनों में दिन रात बराबर हो जाते हैं, इस बात को समझना भी ज़रूरी है। चाहे आप कहीं भी रहते हों, दिन रात उस जगह बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। अब जो मैं बात कर रहा हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनांक 21 जून या 22 जून के दिन सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, ऐसा पंचांग में आप देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा। सूर्य दक्षिणायने ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वह उत्तरी गोलार्ध में ही रहता है। दक्षिणायन तो हो जाएगा लेकिन सूर्य रहेगा उत्तरी गोलार्ध में ही, इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और 23 सितंबर, ये जो आने वाली है 23 सितंबर, हर वर्ष की 23 सितंबर जो भी आती है उस दिन यह दक्षिणायन भी रहेगा और दक्षिण गोलार्ध में भी चला जाएगा। तो इस बात को भी नोट जरूर करें। ये गोलार्ध वाली स्थिति, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पंचांग में ये सारी बातें लिखी हुई होती है। तो 21
जून के दिन सूर्य दक्षिणायन तो हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भूमध्य रेखा से दक्षिण में नहीं जा पाएगा। उस समय वह उत्तरी गोलार्ध में ही रहेगा। तो वहाँ गोल क्या लिखा हुआ होता है पंचांग में? उत्तरी गोले। लेकिन दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिण की तरफ गमन प्रारंभ जरूर हो जाएगा। लेकिन जैसे आप मान लीजिए मुंबई में खड़े हैं और आप दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, तो मुंबई से रवाना हुए इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप दिल्ली पहुंच गए या दिल्ली की सीमा को आपने पार कर लिया। तो सीधा सा समझना है कि दक्षिणायन तो हो जाएगा 21 जून के दिन, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश नहीं करता है, वह 23 सितंबर के दिन करता है। फिर ठीक आप जाएं 21 दिसंबर के दिन, तो उस दिन सूर्य जो है उत्तरायण होता है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपके लिए, जो पंचांग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है। आप अगर पंचांग खोलकर देखेंगे, अक्सर आपका यही मानना है कि 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, उसी दिन सूर्य उत्तरायण होता है। लेकिन भारत के किसी भी पंचांग में अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो आप ज़रूर चेक करें, ऐसा कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और अगर 14 या 15 जनवरी जिस दिन आप मकर संक्रांति मनाते हैं उस दिन उत्तरायण लिखा हुआ हो तो वह पंचांग ही गलत होगा, क्योंकि पंचांगों में उत्तरायण कब लिखा हुआ मिलेगा? 21 दिसंबर के दिन। तो ये बात आप ज़रूर नोट कर लें। मैं सूर्य उत्तरायण कब होता है? 21 दिसंबर के दिन। और सूर्य की सायन वाली वास्तविक स्थिति भी 21 या 22 दिसंबर के दिन ही शुरू होती है, मकर राशि वाली। तो नियम से मकर संक्रांति 21 या 22 दिसंबर को ही होती है, जो कि हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जिसका निर्वहन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा विषय है। और उत्तरायण किसी भी पंचांग में 14 या 15 जनवरी को लिख रखा है तो वह पंचांग ही गलत है। उत्तरायण कब होता है? दक्षिण में सूर्य की अंतिम स्थिति 23.5 डिग्री तक चला जाता है, उसके बाद फिर वह 21 दिसंबर के दिन उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण तो हो जाता है, उत्तर की तरफ गमन तो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ही सूर्य रहता है। फिर 21 मार्च के दिन वापस उसकी स्थिति बदलती है। 21 मार्च के दिन भूमध्य रेखा पर आ जाता है सूर्य, और 21 मार्च के बाद फिर वह उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोले ऐसा लिखा हुआ मिलता है, आना शुरू हो जाता है। तो आपने एक अच्छे विषय को समझा, ध्यान से इस विषय को सुना होगा, समझा होगा, तो आपको पूरा पंचांग समझ में आ जाएगा। ये जो तारीखें मैंने बताई हैं इनको ज़रूर नोट करें और पंचांग में इन तारीखों को देखें, किसी कॉपी में उतारें। और बहुत ही अच्छा विषय है। इसको अगर आपने सीख लिया तो पंचांग का बहुत बड़ा ज्ञान आपके पास आ गया। अक्सर हम देखते हैं कि पंचांग तो हर व्यक्ति देख रहा है, लेकिन इन तारीखों को कभी नोट ही नहीं किया। ऐसी स्थितियां भी हमने बहुत सी बार देखी है। अच्छे अच्छे पंडित हैं, वे भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ज़रूर देखें और इस विषय को ध्यान से समझें। और उत्तरायण वाली जो स्थिति मैंने बताई उसको ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक व्यक्ति पंचांग की इस बारीकी को समझ पाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।